वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 9वीं का भूगोल पाठ चौथा। पाठ का नाम है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने तीनों पाठ की वीडियोस बना के रखे हुए हैं। भूगोल के वितरण के मानचित्र, आंतरिक हलचलें और बाह्य प्रक्रिया भाग 1। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली सारी वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आप इन सारे पाठ की वीडियोस देख सकते हो। इसके अंदर बहुत आसान भाषा में और बहुत डिटेल में उन सारे लेक्चर्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और हम लोग आज का आपको हमारा टॉपिक है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। इसे जैसा कि आपने देखा था बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में हम लोग किस तरह से अलग अलग ग्रुप तैयार होते हैं उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया हुआ था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा था कि अपक्षय क्या होता है, फिर भौतिक अपक्षय क्या होता है, जैविक अपक्षय क्या होते हैं। तो भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय, इन अपक्षय की वजह से किस तरह से चट्टानों में अलग अलग ग्रुप तैयार हुए, इन सारी चीजों को हम लोग तीसरे पार्ट में बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में देखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में किस की वजह से या किन किन कारणों की वजह से अलग अलग ग्रुप तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पढ़ना हमको बाह्य प्रक्रिया। खनन, खनन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपक्षरण, एक तरह से बोल सकते हो। खनन करना मतलब किसी चीज का खराब होना। ठीक है, जैसे पानी, जब मिट्टी एक जगह से अगर बह जाती है तो वहां पर मिट्टी का क्या हुआ? खनन हुआ है। ठीक है, कार्य के कारण मुख्य भूपटल का क्षरण होता है। खनन कार्य की वजह से भूपटल का क्या होता है? क्षरण होता है। हमने इसका अध्ययन किया है पिछले पाठ के अंदर। खनन कार्य से बनी जाड़ों मिट्टी कारकों द्वारा बहा कर लाई जाती है। खनन कार्य से, खनन कार्य हुआ है तो उसके साथ साथ क्या बनी हुई स्टूडेंट? जाड़ों मिट्टी तैयार हुई है। ये जाड़ों मिट्टी क्या होगी? उपयोगी मिट्टी होती है जो उपजाऊ क्षमता क्या होती है? बढ़ाती है। ठीक है ना, तो ये कारकों द्वारा बहा कर लाई जाती है। अब कौन कौन से कारक है जिनकी वजह से जाड़ों मिट्टी बहकर आएगी? तो देखो, बहकर लाने के लिए पवन, ठीक है ना, पानी, सागर की लहरें, ठीक है, ये कुछ कारक है जिनकी वजह से मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये डिपेंड करता है कि कारकों की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। अगर कारक की गति मंद होगी स्टूडेंट्स, उसका क्या होगा? निक्षेपण होगा। निक्षेपण होगा मतलब पानी बह जाएगा और पानी के नीचे जो कंकड़ रहेगा, मिट्टी रहेगा, वो वहां पर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसको कहा जाता है निक्षेपण। क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो वेग क्या है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? निक्षेपण होगा। हमेशा याद रखिएगा, निक्षेपण कब होगा? जब वेग कम होगा। जब वेग कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो मिट्टी रहेगा, कंकड़ रहेगा स्टूडेंट, तो छन जाएगा और छनने के बाद वहीं पर वो पड़ा रहेगा और पानी आगे चला जाएगा। ये याद रखिएगा। इस पद्धति में बहता पानी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें, भूजल, ये कारक अपक्षरण, वहन, निक्षेपण कार्य करते हैं। तो ये कुछ कारक के नाम बताए स्टूडेंट्स। 5 कारक है। पहला कारक है पानी या नदी बोल सकते हो आप लोग। दूसरा कारक है हिमानी। तीसरा कारक है पवन, समुद्र की लहरें और भूजल। ये कुछ कारक है जिनकी वजह से वहन, निक्षेपण और अपक्षरण कार्य होता है जाड़ों मिट्टी का, यह बोल सकते हो आप लोग, चट्टानों का। इन कारकों के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए भूरूप तैयार होते रहते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये अलग अलग मैंने कारक बताए, जैसे मैंने हिमानी बोला, पवन बोला, सागर की लहरें बोला, भूजल, नदी। ये कुछ कारक है जिनकी वजह से भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है और नया नया भूरूप तैयार होते रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि पानी और हिमानी, ये 2 कारक की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार हुए हैं, सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कि पवन, सागर की लहरें और भूजल की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक पढ़ना हमको नदी का कार्य, कि नदी की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार हुए। नदी के निक्षेपण की वजह से, नदी के वहन की वजह से, ठीक है ना, इनकी वजह से क्या क्या तैयार हुआ है। ठीक है, तो पहला सवाल है सारणी, नहर, नाला, नदी, इनमें आप किस प्रकार अंतर बता सकते हो? इसके अंदर इजीली आप आंसर बता सकते हो स्टूडेंट। नहर किसको बोलते हैं? जो बहुत संकरी होती है। नाला किसको बोले? जिसका वेग बहुत ज्यादा होता है। समझ रहा है? नदी किसको बोलेंगे? जिसका वेग क्या होता है? बहुत कम होता है, उसको नदी बोलेंगे। नदी किसे कहते हैं? तो नदी आगे लिखा हुआ है, नदी किसे कहा जाता है? चलिए पढ़ के समझते हैं, भौगोलिक स्पष्टीकरण। ठीक है स्टूडेंट, प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो पानी संचित है, पानी जो जमा है, वो
गुरुत्व बल की वजह से। आपको मालूम पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्व बल है, जिसकी वजह से हम सब क्या है, पृथ्वी पर रुके हुए हैं। तो इस गुरुत्व बल की वजह से पानी जो होती है वह ढलान से एक दिशा में क्या होता है, बहता है, ढलान से एक दिशा में बहता चला जाता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। सही बात, आपको नदी को देखा होगा, अगर नदी के बीच में कोई पत्थर आता है, कोई पहाड़ आ जाता है, तो नदी अपना मार्ग बनाता हुआ चला जाता है। ठीक है, इस जल प्रवाह को जल प्रवाह कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, जल प्रवाह कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा प्राकृतिक रूप से जो संचित पानी है वो बहुत ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर होने की वजह से गुरुत्व बल की वजह से वो जमीन मतलब वो नीचे की हो जाता है। ठीक है, और अपना मार्ग बनाता जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जल प्रवाह। और जब बहुत सारे जल प्रवाह, बहुत सारे ये जल प्रवाह, जब बहुत सारे जल प्रवाह मिल जाएंगे तो एक बड़ी नदी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। तो यदि आपको किसी ने पूछा नदी की निर्मित कैसे होती है, तो अलग अलग जल प्रवाह जब एकत्र आ जाते हैं, अलग अलग जल प्रवाह जब एकत्र आ जाते हैं तो नदी का निर्माण हो जाता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी ढलान, चट्टान के प्रकार, नदी के बहने वाले पानी की मात्रा, गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जाड़ों मिट्टी की मात्रा आदि कारकों के कारण नदी का खनन वहन निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। जो नदी का खनन कार्य है, यह नदी का वहन और निक्षेपण कार्य, यह निर्भर करता है कि भूप्रदेश की ढलान कितनी है। अगर ढलान ज्यादा है तो स्टूडेंट्स वहां पर जो पानी रहेगा उसका वेग बहुत ज्यादा रहेगा, वो बहुत तेजी से पानी नीचे आएगा, तो वहां पर चरण ज्यादा रहेगा। चट्टानों का प्रकार कैसा है, चट्टानें बहुत ढलान वाली है कि बहुत समतल है, वो किस प्रकार से, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा, उस नदी में अगर पानी ज्यादा है स्टूडेंट्स, और जब पानी ज्यादा रहेगा तो उस नदी का वेग बहुत ज्यादा रहेगा। समझ रहे मेरी बात? और पानी कम रहेगा तो नदी का वेग बहुत कम रहेगा। और गति, प्रवाह की लंबाई, वो कितनी लंबी नदी है, अगर नदी बहुत लंबी है तो उसके अंदर पानी ज्यादा रहेगा और वो ज्यादा चरण करेगा। नदी में जाड़ और मिट्टी की मात्रा, अब उस नदी के अंदर कितनी मिट्टी है, जाड़ और मिट्टी कितनी है, अब ये जाड़ और मिट्टी क्या करेगा, अलग अलग भूरूप तैयार करेगा। समझ आ रहा है? तो निर्भर करता है कि जो नदी का खनन है, वहन है, निक्षेपण कार्य, वह निर्भर करता है भूप्रदेश की ढलान कैसी है, चट्टानों का प्रकार कैसा है, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा उस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रवाह की लंबाई, ये सारी चीजें पर निर्भर करता है कि नदी का खनन कार्य, वहन कार्य, निक्षेपण किस तरह से होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नदी के खनन कार्य से क्या क्या निर्माण होते हैं, कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं नदी के खनन से। चलिए पढ़ते हैं। नदी का उद्गम समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है। सही बात है, नदी का जो उद्गम होता है, नदी कहाँ से आती है, समुद्र सतह से बहुत ऊंचाई पर वहां से आती, पहाड़ी इलाकों से, पर्वतीय इलाकों से नदी आती है। वहां नदी तेज गति से बहती है। जब ऊपर ढलान में से आएगी तो नदी का वेग जो रहेगा बहुत स्पीड रहेगा। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा इमेजिन कर दिए, आपको सारी चीज समझ में आएगी आपको। अतः उसकी क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है। जो बहुत तेजी से नीचे आएगी स्टूडेंट्स, तो उसका क्षरण जो शक्ति रहेगी बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा मिट्टी बहा कर आएगी। नदी के तेज प्रवाह के कारण उसकी रेत, पत्थर, कंकड़, इनके कारण उसी प्रकार उससे आकर मिलने वाले उपप्रवाह के कारण नदी की सतह के किनारों का क्या होता है, खनन होता है। नदी के तेज प्रवाह की वजह से रेत कंकड़ के कारण उसी के साथ मिलने वाले उपप्रवाह, मतलब अलग अलग छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है, जिसकी वजह से उसके किनारे पर क्या होता है, इसका खनन होता है। परिणाम स्वरूप गंभीर खड्डे, मतलब वहां पर खड्डे हो जाएंगे, वी आकार की खाड़ी, मतलब इस तरह की खाड़ी निर्माण हो जाएगी, और जल प्रवाह आदि ग्रुप तैयार होते हैं। ये नदी के खनन की वजह से होते हैं। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं नदी का वहन और निक्षेपण होने से किस तरह से ग्रुप तैयार होते हैं। वहन और निक्षेपण कार्य। नदी का वहन होता है स्टूडेंट, जब नदी आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं। तो नदी का जब वहन होगा तो वो निर्भर करता है कि पानी की गति कैसी है। अगर पानी की गति बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, तो वहां पर आपको मालूम है क्या होगा, खनन होगा। ठीक है, खनन होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खड्डे हो जाएंगे, वी आकार की घाटी और जल प्रपात, ऐसे बहुत सारे ग्रुप तैयार होंगे। लेकिन जब नदी का प्रवाह बहुत स्लो रहेगा, बहुत स्लो नदी आएगी, तो उसके अंदर जो जाड़ और मिट्टी स्टूडेंट्स, उसका निक्षेपण हो जाएगा, वो वहां पर क्या हो जाएगी, छन जाएगी, और छनने के बाद वो मिट्टी वहीं पर बैठ जाएगी और वहां पर ग्रुप का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। नदी पर्वतीय प्रदेशों में कम ढलान वाले प्रदेशों की ओर बहती है। सही बात है, जो नदियां पर्वतीय प्रदेशों से निकलती हैं और कम ढलान की ओर बहती हैं, तलहटी ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जाड़ और मिट्टी का क्या होता है, निक्षेपण। निक्षेपण मतलब स्टूडेंट छन जाना। जैसे आप चाय को जब छानते हो तो चाय पत्ती क्या होती है, छन जाती है ना, तो यहाँ चाय पत्ती का क्या हुआ, निक्षेपण हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे तो इसका निक्षेपण से त्रिभुजाकार प्रदेश, डेल्टा प्रदेश तैयार होता है।
ठीक है, पंखाकृत मैदान तैयार होता है। आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि डेल्टा प्रदेश किस तरह से दिखता है और पंखाकृत मैदान किस प्रकार से दिखता है। आगे पढ़ते हैं। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है। सही बात है, जब ढलान कम रहेगा तो नदी की जो गति स्टूडेंट्स, वो नदी की जो स्पीड है वो बहुत कम रहेगी और नदी की वहन क्षमता कम होने से वह मंद गति से बहने लगती है। नदी में पानी की क्षमता क्या है? कम है, पानी की क्षमता कम है तो बहुत स्लो बहेगी और छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है। अब यहाँ पर दो चीज हो गई, पहला तो मंद ढलान, दूसरा उस नदी के अंदर पानी की मात्रा कम है, तीसरा उसके अंदर छोटी छोटी क्या आ रही है, रुकावटें आ रही है, जिसकी वजह से नदी का प्रवाह क्या हो गया, बहुत स्लो हो गया है। अब जब स्लो हो जाएगा तो आगे क्या होगा, समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा हो जाता है। समुद्र, ये मान लीजिए समुद्र है और ये नदी आ रही है, यहाँ पर बहुत पतली नदी है, लेकिन जब पाट के पास पहुंचेगी तो बहुत चौड़ा हो जाएगा और चौड़ा हो जाने के बाद यहाँ पर नदी क्या करेगा, उसके साथ जो मिट्टी बहा कर लाई है वहाँ पर क्या करेगा, निक्षेपित कर देगा और वहाँ पर जमीन की निर्मित होगी, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज प्रदेश बोलते हैं, डेल्टा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब आगे, नदी की जाड़ोर मिट्टी उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में क्या होती है, संचित हो जाएगी। जो नदी की जाड़ोर मिट्टी रहेगी वहीं पर क्या होगी, संचित हो जाएगी और नदी में स्थित जाड़ोर के संचयन के लिए नदी की लंबाई, नदी की पानी की मात्रा, नदी में जाड़ोर मिट्टी की मात्रा, भूपटल और नदी की ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आना चाहिए कि जाड़ोर मिट्टी जो संचलन हो रहा है, संचलन मतलब वहां रुक रही है, वो निर्भर करता है कि उस नदी में पानी कितना है। अब स्टूडेंट संचयन होने के लिए मतलब जाड़ोर मिट्टी का निक्षेपण होने के लिए स्टूडेंट्स नदी की मात्रा में जल जो होती है वो कम होना चाहिए और जाड़ोर मिट्टी क्या होनी चाहिए, अधिक होगी, तभी एक चीज हो सकता है। इस प्रकार जाड़ोर का संचयन होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान, त्रिभुजा प्रदेश आदि भूरूप तैयार होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि नदी के निक्षेपण कार्य और वहन कार्य से कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं, तो आप याद रखिए बाढ़ तट, बाढ़ मैदान और त्रिभुज प्रदेश, ये निक्षेपण की वजह से तैयार होते हैं। और मैंने क्षरण से क्या बताया था, क्षरण से क्या क्या तैयार होते हैं, तो क्षरण से मैंने बताया था पंखाकृत मैदान तैयार होता है। ठीक है, क्षरण की वजह से क्या तैयार होते हैं स्टूडेंट्स, गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ये समुद्र के क्षरण की वजह से और निक्षेपण की वजह से बाढ़ तट, बाढ़ मैदान और त्रिभुजा प्रदेश तैयार होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आकृति को देख लेते हैं कुछ होंगे। ये गंभीर खड्ड है, ये गंभीर खड्ड कैसे तैयार हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नदी होगी उसका वेग बहुत ज्यादा होगा और उस नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हुई होगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, क्षरण हुआ जमीन का और वहां पर क्या होगा, गंभीर खड्ड निर्माण हो गया। नदी का सर्पाकार मोड़, ये नदी का सर्पाकार मोड़, ये जो आकृति स्टूडेंट्स ये अमेजन नदी का है। ठीक है ना, अमेजन नदी आप कक्षा 10वीं में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे तो ये यहाँ पर नदी के जो प्रवाह की वेग होती है थोड़ा स्लो होती है और बहुत स्लो जाता है और यहाँ पर अलग अलग मैदान वो लोग तैयार कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, लोग यहाँ पर देख रहे हो वी आकार की घाटी, देखो यहाँ पर पठार है, यहाँ पर पर्वत है और बीच में क्या है, नदी है। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा प्रदेश, देखो डेल्टा प्रदेश में क्या हो जाएगा, जो नदी आएगी उसके साथ काप की मिट्टी यहाँ पर बहा देगी और समुद्र के आसपास यहाँ पर क्या होगा, रेत जमा हो जाएगा और धीरे धीरे वो जमीन में रूपांतरण हो जाएगा, लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर पंखाकृत मैदान देखो कि यहाँ पर जो नदी का वेग था बहुत स्लो था, जिसकी वजह से जो मिट्टी थी यहाँ पर आके बैठ गई और वो गोल गोल रचना तैयार कर दी। बाढ़ तट और बाढ़ मैदान देख सकते हो यहाँ पर उसके आसपास के इलाके में मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपने समझा कि नदी के प्रवाह की वजह से या वहन की वजह से, खनन कार्य की वजह से अलग अलग भूरूप किस प्रकार तैयार होते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया क्या आप लोग को। तो चलिए अब समझ लेते हैं हिमानी की वजह से कौन कौन से भूरूप और कौन कौन से चीजें तैयार होती हैं। आगे देखते हैं हिमानी के कार्य एवं भूरूप, हिमानी कौन सा कार्य करता है और हिमानी की वजह से कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं। हिमानी मतलब स्टूडेंट्स जो हिम है ना स्टूडेंट्स, वो जब पिघल जाता है, हिम मतलब होता है बर्फ, जब बर्फ पिघलता है तो धीरे धीरे जमीन पर आएगा और जब बहकर आएगा तो उसके साथ साथ जो जमीन रहेगी उसका क्या होगा स्टूडेंट, क्षरण होगा। अब क्षरण होगा तो अपने साथ काप की मिट्टी बहा कर लेके आएगा और वहां पर अलग अलग भूरूप तैयार कर देगा। यहां तो समझ में आ रहा है, हिमानी मतलब समझा। हिमानी मतलब होता है, हिम मतलब बर्फ और बर्फ की नदी को कहा जाएगा हिमानी। ठीक है, तो पढ़ के समझते हैं। जिस प्रदेश में तापमान का द्रव्यमापक बिंदु कम होता है, द्रव्यमापक बिंदु स्टूडेंट्स आपको समझता है, जो तापमान का द्रव्यमापक बिंदु होता है 0 होता है। यदि 0 से कम हो जाए तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है वो बर्फ रहता है, पानी का रूपांतरण किसमें हो जाता है, बर्फ में हो जाता है। यदि 0 से कम हो जाए, माइनस में चला जाए तो ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है और वहां पर लगातार क्या होता है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा भारत में कौन सा राज्य जहां पर हिमपात होता है।
साल के 12 महीना कहाँ पर हिमपात होता है। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं, ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर साल के 12 महीना क्या होता है, हिमपात होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हिमपात वर्षा के कारण भूपटल पर हिम परत तैयार होती है। हिमपात की वजह से वर्षा होती है, हिम वर्षा, जिसकी वजह से जमीन पर क्या तैयार होगी, हिम परत तैयार होगी। अब हिम परत क्या होगा स्टूडेंट्स, वजन रहेगा, इसका दाब ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या करे, जमीन पर दाब डालेगा। जमीन पर जब दाब डालेगा तो उस जमीन की जो मिट्टी रहेगी उसको बहा कर लेके चला जाएगा। समझ रहा है? आप इमेजिन कीजिए, बस आप इमेजिन करोगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सोचिए कि हाँ सर ऐसा बोल रहे तो इस तरह से होता होगा। ठीक है, आप हम अपने माइंड में अगर पिक्चर बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। हिम के अति भार, भार मतलब वजन, हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती है और परत की सतह से जमीन की समीप हिम दबाव घर्षण के कारण पिघलने लगता है। ठीक है ना, परत की सतह जमीन में क्या होता है, समीप में हिम दबाव की वजह से घर्षण के कारण वो क्या होता है, पिघलने लग जाएगा और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकने लग जाती है। और जो हिमानी रहेगी वो बहुत धीरे 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 ढलान की दिशा में सरकने लग जाएगी। नदी की तरह हिमानी भी क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। जैसा आपने देखा था कि नदी क्षरण भी करता है, ठीक है, क्षरण करके अलग अलग बुरुज तैयार किए थे उसने कि गंभीर खड्डे, वी आकार की घाटी, जलप्रपात क्षरण करके तैयार किया था। और नदी के विक्षेपण और वहन की वजह से आपको मालूम है क्या क्या तैयार हुआ था। ठीक है, बाढ़ तट तैयार हुआ था, त्रिभुज प्रदेश तैयार हुआ था, ठीक है, बाढ़ मैदान, ये सारी चीजें। तो उसी तरह हिमानी भी अलग अलग बुरुज तैयार करती है अपक्षरण, वहन और निक्षेपण की वजह से। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है हिमानी का क्षरण कार्य। हिमानी की क्षरण की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको स्टूडेंट मालूम है कि जब तापमान का द्रव्यमान बिंदु नीचे चला जाएगा तो वहां पर बर्फ की बारिश होगी। ठीक है, जब बर्फ की बारिश होगी तो जमीन पर क्या होगा, हिम की परत तैयार हो जाएगी, हिम की लेयर तैयार हो जाएगी। अब इस हिम की परत की वजह से उस जमीन पर दाब निर्माण होगा और जब दाब निर्माण होगा तो धीरे 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 घर्षण की वजह से उसका पानी में रूपांतरण होगा और धीरे धीरे वो फिसलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखते आगे। गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होता है। आपको मालूम है हिमानी की जो गति रहेगी वो कम रहेगी, लेकिन बर्फ क्या होता है, वह वजन होता है, जिसकी वजह से उसका घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक करता है, जिसकी वजह से हिमानी क्या करेगा, अपने तल और कगार के आसपास बहुत ज्यादा क्षरण करेगा। हिमानी के क्षरण कार्य से हिमगोर, सुखकूट, ग्रीष्मशृंग, यू आकार की घाटी, लांबित घाटी, मेषशिला जैसे बुरुज तैयार होते हैं। तो इनको याद रखिए। आप आगे मैं डायग्राम के माध्यम आकृतियां दी गई है, उन आकृतियों को समझेंगे हम लोग। तो इसको इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि हिमानी के चरण की वजह से हिमगोर, ग्रीष्मशृंग, यू आकार की घाटी, लांबित घाटी, मेषशिला जैसे बुरुज तैयार होते हैं। इनको याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं कि हिमानी के वहन और निक्षेपण से क्या तैयार होता है। चूंकि स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए, जो क्षरण है उसके अंदर क्या होता है, गति ज्यादा होती है। यहां पर गति तो कम है लेकिन भार ज्यादा है ना, जिसकी वजह से क्षरण हुआ। लेकिन आप समझेंगे कि हिमानी के वहन और निक्षेपण, वहन मतलब जब गति कम होगी और उसके साथ जो काप की मिट्टी रहेगी उसका क्या होगा, वहां पर निक्षेपण हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य। हिमानी बहते समय अपने साथ काप की मिट्टी बहा कर लाती है, सही बात है। जब हिमानी बहती है तो उसका जमीन पर क्या करती है, दबाव डालती है, जैसे जाड़ और मिट्टी क्या होती है, बहकर आती है और मिट्टी हिमोड़ कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा, हिमोड़। समझा, हिमोड़ आगे देखेंगे हम लोग। हिमोड़ के संचयन स्थानानुसार भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत हिमोड़, ये 4 प्रकार के हिमोड़ होते हैं। तो हिमोड़ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जब हिमानी बहकर आती है तो अपने साथ साथ काप की मिट्टी बहा कर लाती है। क्या करती है, अपने साथ साथ काप की मिट्टी बहा कर लाती है। अब इस काप की मिट्टी जब बहा कर आएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, हिमोड़। और हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। भू हिमोड़ मतलब जमीन का जहां से हिमोड़ तैयार हुआ, पास से हिमोड़, ठीक है, स्टार्टिंग में हिमोड़, मध्य हिमोड़ मध्य वाला, अंत हिमोड़ जहां पर हिमोड़ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से हिमगिरी, हिमोड़गिरी, हिमोड़ कटक जैसे बुरुज तैयार होते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये जो 4 प्रकार के हिमोड़ है ये क्या होते हैं। अब आगे जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने हिमोड़ का डायग्राम दिया गया है, इस आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत हिमोड़। ठीक है, हिमानी तल पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को भू हिमोड़ कहते हैं। यहाँ पर जो हिमोड़ रहेगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग भू हिमोड़ कहेंगे। हिमानी तल पर मतलब यहाँ पर हिमानी है, मतलब जहां से नदी आएगी उसके तल पर जो भी मिट्टी निक्षेपित हो जाएगी, जो जाड़ और मिट्टी निक्षेपित होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
भू हिमोड़ कहेंगे। हिमानी के कगार, एक कगार स्टार्ट हो गया, हिमानी के कगार पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को क्या कहेंगे? पार्श्व हिमोड़ कहेंगे। एक कगार में, ठीक है, यहां से एक कगार में जो मिट्टी निक्षेपित होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्श्व हिमोड़ कहेंगे। समझा? जब दो हिमानियां, अब एक यहां से हिमानी आ गई और एक हिमानी यहां से आ गई, जब दो हिमानी आकर मिलती है, यहां पर आके मिल जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य मोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य मोड़ का आ जाएंगे। मतलब जो दो हिमानियां आएंगी और यहां पर एक अकेली हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? उसको मध्य मोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य मोड़। और जब मध्य मोड़ आगे जाएगा और नदी बनने से पहले जो चरण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंत मोड़ कहेंगे। समझ में आ रहा है? यहां तो समझा? आगे देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर यू आकारी घाटी है, लांबित घाटी है, देख रहे हो यहाँ पर मध्य हिमोड़ दिख रहा है, यहाँ पर मध्य हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, ठीक है, स्टार्टिंग वाला यहाँ से गया और यहाँ पर जा रहा है, और आगे लांबित घाटी, हिमोड़ कटक, देखो हिमोड़ कटक मतलब छोटी छोटी, मतलब नदियों में, छोटी छोटी नदियों में निर्माण हो जाएगा। हिमोड़ गिरी देख लो आप यहाँ पर, फिर मेघ शिलाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको समझा कि नदी और हिमोड़ की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। नदी के वहन निक्षेपण और नदी के चरण की वजह से, हिमानी के वहन निक्षेपण और हिमानी के चरण की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं, ये दोनों टॉपिक से आपको अलग अलग ग्रुप समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।